हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो यहाँ पर इस चैप्टर को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, यानी ये पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से भी बनते होंगे वो मैं साथ में बताते चलूँगा। साथ में जो पूरा चैप्टर है वो उसके सारे कंसेप्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ा दिया जाएगा। मतलब आपका ये पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं, जल्दी देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को 1.25x स्पीड पर देख सकते हैं या फिर 1.5x स्पीड पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग आपको यहां मिल जाएगा, जहां मैं बैठा हूं यहीं पर आपको मिल जाएगा, तो यहीं से आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। भाई सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई रिसोर्स क्या होता है। क्लास 8 में आपने पढ़ा है कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स एक तरीके से वैसी चीज होती है जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किसी नीड को पूरा करने के लिए, ये होता है रिसोर्स। ठीक है, अब यहां पर कहता है पीपल एज रिसोर्स, मतलब जो लोग हैं, लोगों को हम एज अ रिसोर्स कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब क्या? मतलब कि हमारे आसपास का जो समाज है, वहां पर जो लोग प्रेजेंट हैं, वो किस तरीके से अपने समाज में और भी काम कर सकते हैं, और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। किसी चीज को करने में ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं। पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दिन में कुछ मेहनत करके 10 ईंट बनाता था, अब वो 15 ईंट कैसे बनाए, 20 ईंट कैसे बनाए। तो इस तरीके से हम ये क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि लोग जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, लोग जो हैं ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे होते हैं, लोगों को एज अ रिसोर्स देखकर हम क्या फायदा एक तरीके से उठा सकते हैं। ये सारी बातें यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। मतलब मेन पॉइंट क्या होगा कि लोगों को रिसोर्स के रूप में देखना। रिसोर्स क्या होता है आपने क्लास 8 में ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा, तो वो मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हमारा शुरू क्या होता है, ओवरव्यू शुरुआत में दिया गया है चैप्टर का। अब यहां पर कहता है कि द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रैदर देन अ लायबिलिटी। मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? एक तरीके की जिम्मेदारी, बोझ। कि भाई हम यहां पर इस चैप्टर की मदद से क्या पॉइंट उठाने वाले हैं कि हम लोग जो अब हमारे देश की जो जनसंख्या है, बार बार हम लोग बात करते हैं कि भाई देश में जनसंख्या बहुत बढ़ गया है, तो उससे बहुत तकलीफ है, प्रॉब्लम है। तो यहां पर हम वो चीज ना कह के बार बार क्या फोकस करेंगे कि भाई जो हमारे देश की जनसंख्या है ना, वो हमारे लिए फायदेमंद है। उस चीज पर यहां पर हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे, उस चीज को हम समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। अब यहां पर बात है कि ये होगा कैसे, क्या करना होगा, ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। अब यहां पर कहता है कि पॉपुलेशन becomes a human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care। अब यहां पर कहता है कि जो पॉपुलेशन है, देश की जो जनसंख्या है, वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है जब हम इंसानों पर, देश के लोगों के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, मेडिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। तब जो हमारे देश की, जिसको हम जनसंख्या कहते हैं ना, देश का आबादी कहते हैं, वो क्या बन जाता है? ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। अब कैपिटल क्या होता है आपको पता होगा। कैपिटल एक तरीके से पूंजी को कहते हैं। पूंजी मतलब भाई मेरे पास 1 लाख रुपए रखे हुए हैं ना, तो वो क्या है? वो कैपिटल है। उसका मैं कुछ इस्तेमाल कर सकता हूं, कुछ सामान खरीद सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? कोई आदमी जिसको कि अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिला है, अच्छा ट्रेनिंग मिला है, अच्छा उसके पास शरीर का हेल्थ है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? कैपिटल है। लेकिन वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। मैं उससे चाहूं जो काम करवाना वो करवा सकता हूं, वो मेरे लिए काम कर सकता है, तो वो क्या है? एक प्रकार का ह्यूमन कैपिटल है। तो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? जब हम लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, या फिर उन पर मेहनत करते हैं। कैसा इन्वेस्टमेंट? एजुकेशन के मामले में, ट्रेनिंग के मामले में और मेडिकल सुविधा के मामले में। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन देम। यानी ह्यूमन कैपिटल क्या है? ये एक तरीके से जो लोग हैं, जिनको की ट्रेनिंग दिया गया है, एजुकेशन दिया गया है, हेल्थ दिया गया है, ये एक तरीके से ऐसे स्टॉक हैं
जमा है, मतलब एक जैसे होता है ना कि भाई मेरे पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब बहुत ढेर पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक तरीके से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल भी है, प्रोडक्टिव नॉलेज भी है, और वो किसी न किसी तरीके का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब यहां पर बात है कि जब हम पीपल एज अ रिसोर्स बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जो देश की जनसंख्या है उसको एक तरीके से देखने वाले हैं कि हमारे देश की जो काम करने वाली जनसंख्या है ना, वो कितना काम कर सकती है। वो एक तरीके से उनके अच्छी पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे कि वो जो है हमारे लिए फायदेमंद कैसे हैं, हम ये फोकस करेंगे, ना कि हम उनके कमियों को देखेंगे कि यार इतना ज्यादा देश का पॉपुलेशन है, खाना कैसे खिलाएंगे, कपड़ा कैसे पहनाएंगे, बहुत बोझ हो गया है इंडिया पर। ऐसा पॉइंट हम यहां पर नहीं फोकस करेंगे। समझ गए? तो यहां पर यही चीजें बात कही गई है कि देखिए, लुक एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसाइजेस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि जो देश में सामान वगैरह बन रहे हैं उसमें किस तरीके से ये पॉपुलेशन हमारा मदद कर सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, उस पर हम यहां पर फोकस करेंगे। यहां पर यही कहता है कि लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। जैसे हमारे पास दूसरे रिसोर्स हैं, जैसे रिसोर्स का एग्जांपल क्या है, जैसे ये माइक आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैं इसका कुछ यूज कर रहा हूं, तो ये क्या है, एक प्रकार का रिसोर्स है। कैमरा से यहां पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये कंप्यूटर लगा हुआ है, सारी चीजें क्या है, रिसोर्स है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है वो मेरे लिए कुछ काम कर सकता है तो वो भी मेरे लिए रिसोर्स है, लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है। अब यहां पर कहता है, थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि यहां पर सिंपली क्या कहता है कि यहां पर सिंपली कहता है कि देखिए, ये एक तरीके से पॉजिटिव साइड होता है। जब हम पॉपुलेशन को देखते हैं, जनसंख्या देखते हैं, देश की आबादी देखते हैं, तो उसके बारे में बुरी बातें करने के बजाय हम क्या करते हैं, अच्छी बातों पर फोकस करते हैं और उससे एक तरीके से देखते हैं कि कैसे हम उसे बेहतर बना सकते हैं और उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। आगे कहता है कि जो हमारे देश में एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है उसको अगर हम फर्दर डेवलप करें, कैसे हम डेवलप करेंगे? एजुकेट करके, हेल्दी बनाकर, उनके हेल्थ पर ध्यान देके, तो हम उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहां पर यार ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर सिंपली पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या होता है, हमारे देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया? हमारे देश की जो जनता है, आबादी है, काम करने वाले, जो काम कर सकते हैं जो लोग, उनकी बात करें तो ये जो लोग हैं ये हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स है। इनको जब हम डेवलप करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, तो हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारे देश का प्रोडक्टिव पावर बढ़ता है। क्यों भाई, क्यों बढ़ जाएगा देश का प्रोडक्टिव पावर? क्योंकि देखो, देश में जितने भी लोग हैं, अगर सभी लोगों को हम एजुकेट कर दें, हेल्दी बना दें कि लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं, तो क्या होगा? सभी लोग ज्यादा काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। कोई कैमरा बनाएगा, कोई मोबाइल फोन बनाएगा, कोई माइक बनाएगा, कोई स्टैंड बनाएगा, बहुत सारी चीजें बनने लगेंगी। तो क्या होगा? उससे हमारे देश में फिजिकल कैपिटल भी बनेगा और फिजिकल जो सामान है, फिजिकल गुड्स हैं, वो भी हमें देखने को मिलेंगी अगर हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। तो ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। अब यहां पर कहता है कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करें तो उससे हमें काफी फायदा होगा, रिटर्न मिलेगा, जैसा कि हमें फायदा मिलता है फिजिकल कैपिटल के ऊपर। अब फिजिकल कैपिटल मतलब क्या? फिजिकल कैपिटल कुछ भी हो सकता है, जैसे सोना हो सकता है, या फिर आपने बैंक में बैलेंस रखा हुआ है, या फिर आपके पास जमीन है, कार है, घर है, ये सारे आपके फिजिकल कैपिटल के एग्जांपल हैं। तो क्या होता है, जनरली आप अपने अगर फादर से बात करें या फिर मदर से बात करें तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कुछ पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, बैंक में रखते हैं। तो बैंक क्या करता है? रिटर्न देता है, 5% का एनुअल रिटर्न देगा, बोलेगा भैया 100 रुपए दिए थे, अगले साल मैं तुम्हें 105 रुपए दूंगा, बैंक देगा। तो ये क्या हुआ? रिटर्न मिल रहा है। हम 100 रुपए देंगे, वो हमें कितना देगा? 105 देगा। तो ये क्या है? रिटर्न है। उसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां पर हम जितना इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हमें मिलता है, कहीं ज्यादा हमें प्राप्त होता है। इसलिए यहां पर ऐसा कहा जाता है कि भाई ह्यूमन कैपिटल जैसा है
मतलब ह्यूमन कैपिटल जो है वो उसमें भी वैसा ही रिटर्न मिलता है जैसा कि हमें फिजिकल कैपिटल में मिलता है। और ये अगर आपको देखना है तो आप क्या कीजिए, जो कि आप देख सकते हैं कहां से, जो आपके लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि हेल्दी हैं, वो क्या हैं, वो एक तरीके से हायर प्रोडक्टिव हैं। वो क्या करते हैं, हाई इनकम प्राप्त करते हैं। जैसे कि गूगल का जो सीईओ है, सीईओ सुंदर पिचाई का आप नाम जानते होंगे, वो क्या है, गूगल के सीईओ हैं। तो भाई गूगल के सीईओ हैं तो उनको सैलरी भी तो मिलता है। उनको करीब 1,000 करोड़ रुपए के शायद पैकेज था पिछले साल का। तो वो 1,000 करोड़ उनको क्यों मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा एजुकेशन था, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा था, साथ में वो हेल्दी थे काम करने के लिए। तो ज़्यादा नॉलेज और हेल्दी होने की वजह से उन्हें क्या मिला, ज़्यादा पैकेज मिला, ज़्यादा इनकम हुआ। तो यहां पर यही कहता है कि अगर हमें देखना है कि इसका क्या फ़ायदा है तो आप हायर प्रोडक्टिव लोगों को देखिए, जो कि उनको ज़्यादा वेतन, ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा इनकम क्यों होता है, उनके इस इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, अब यहां पर आगे बात करें। और हाँ, हेल्दियर वाला भी एग्जांपल है कि भाई अगर कोई आदमी हेल्दी होगा तो वो ज्यादा काम करने पाएगा, ज्यादा काम करेगा, ज्यादा कमाएगा। तो ये एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। अब यहां पर इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, किस चीज का ग्रीन रिवॉल्यूशन, भाई एक तरीके से हरित क्रांति आई थी, जिसमें कि जो हमारे देश में खेती होती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, हाई एल्डिंग सीड्स का इस्तेमाल किया गया था। वो एक तरीके से एग्जाम्पल है कि कैसे अगर हम नॉलेज को इस्तेमाल करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, नॉलेज की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है। यहां पर आगे बात करते हैं तो आगे क्या कहता है, यहां पर एक और चीज हाईलाइट करता है कि नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्टिव वेज बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड और अ हेल्दियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज हु ऑल्सो themselves were not directly educated and or given health care। अब यहां पर कहता है कि अगर देखिए देश का कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि देश में 100 लोग हैं, उसमें से 10 लोग अगर पढ़े लिखे हैं ना, एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, तो उसका फायदा सिर्फ उन 10 लोगों को नहीं होता है बल्कि हमारे देश की सारी जनता को होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी है जो कि बहुत एजुकेटेड है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, वो क्या करेगा, वो कोई ऐसा इन्वेंशन कर देगा जिससे कि सारे समाज को फायदा होगा। वो क्या करेगा, कोई ऐसी कंपनी खोल देगा, ऐसे सामान को बनाना शुरू कर देगा जिससे हमें भी लाभ होगा। वो क्या करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब वो ज्यादा इनकम भी कमाएगा। अगर उसको मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए मिलते हैं तो वो 100 करोड़ रुपए कमाकर खर्च भी तो करेगा ना, खर्च करेगा, 100 करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा, तो उसके घर के बाहर जो दुकान है उसको भी इनकम होगा, उसके बगल वाले दुकान को भी इनकम होगा। अब ये आदमी जाकर कहीं और खर्च करेगा तो उसको इनकम होगा। तो क्या होता है, इससे मनी फ्लो करता है। इससे क्या होता है, पूरे समाज को फायदा होता है। जब कोई आदमी हेल्दी होता है, एजुकेटेड होता है, हाईली सक्सेसफुल हो जाता है, तो केवल उस व्यक्ति को फायदा नहीं होता है। समझ गए। अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर कहता है कि ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज ऑफ लैंड and capital, land and capital cannot become useful on its own। अब यहां पर भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ इज द ह्यूमन कैपिटल बेटर या फिर सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, या फिर आपको फिजिकल कैपिटल पूछ देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो आपका फिजिकल कैपिटल से ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है भाई, तो फिजिकल कैपिटल में क्या आ जाएगा, आपका जमीन आ जाएगा, या फिर आपका घर आ जाएगा, या फिर कैश पैसे आ जाएंगे। अब यहां पर जो आपका जमीन है या फिर जो कैश पैसा है वो खुद से काम नहीं कर सकता है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए। ह्यूमन, आपको स्किल्ड ह्यूमन चाहिए जो कि उसका इस्तेमाल करे और उसका फायदा उठाए। और ह्यूमन कैपिटल अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका फिजिकल कैपिटल है या फिर लैंड है वो खुद से आपका काम नहीं आएगा, आपको उसको यूज करना पड़ेगा, कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल जो है वो फिजिकल कैपिटल से बेहतर है। ठीक है,
आगे देखते हैं तो आगे कहता है कि फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रैदर देन एन एसेट। कई सालों तक, कई दशकों तक क्या किया गया, जो देश की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको बुरी तरीके से देखा गया कि यार ये तो हेडेक है, माथा दर्द है, देश का इतना पॉपुलेशन हो गया, यार खाना कैसे खिलाया जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं देखना है, हमें समझना है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है, हमारे देश की जो बड़ी जनसंख्या है, वो हमारे लिए बर्डन नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है, हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं अगर हम इस पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर दें, मतलब कि उसको ज्यादा यूजफुल बना दें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करें। कैसे करें? तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, देश की जनता के एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, देश की जनता के हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। तो क्या होगा, देश में ज्यादा एजुकेटेड और हेल्दी लोग होंगे, जिससे क्या होगा, अच्छे काम, ज्यादा नॉलेज वाले काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, उससे पूरे समाज को फायदा होगा, पूरे देश को फायदा होगा। और उसके साथ ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे, एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगा, हर जगहों पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आएंगे, जिससे हमें बहुत तरीके के ग्रोथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको एक दो कहानियां बताई जा रही हैं, मतलब दो लड़कों की कहानी, एक ही कहानी है लेकिन दो लड़कों की कहानी है, एक ही गांव में रहते हैं। इस कहानी के जरिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर हम उसके हेल्थ पर, उसके एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हम यहां पर समझने वाले हैं दो लड़कों की कहानी के साथ। अब दो लड़के कौन कौन से हैं? दो लड़के हैं विलास और सकल। अब ये दोनों लड़कों का नाम जो है ना, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे के चैप्टर में भी आपको ये नाम बार बार याद दिलाया जाएगा। इसी का एग्जाम्पल देकर ही आपको आगे की चीजें समझाई जाएंगी। अब यहां पर ये दोनों जो लड़के हैं विलास और सकल, ये दोनों एक ही गांव में रहते हैं, सीमापुर में। जो सकल है वो, उसकी उम्र 12 साल है, उसकी मदर का नाम शीला है, सकल की मदर का नाम शीला है। ठीक है, और वो क्या करती है, घर में काम करती है, मतलब घर के काम काज को संभालती है, हाउसवाइफ है। ठीक है, उसके फादर जो है, यानी सकल के जो फादर हैं बूटा, क्या नाम है, बूटा चौधरी। अब ये क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। और यहां पर सकल जो है वो अपनी मां की मदद करता है घर के काम वगैरह करने में। वो क्या करता है, अपने भाई जीतू का भी ध्यान रखता है और बहन सीतू का भी ध्यान रखता है। ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इन जो सकल है उसके अंकल ने क्या किया, मैट्रिकुलेशन पास किया, यानी मैट्रिक 10वीं का एग्जाम पास कर लिया, लेकिन उसको जॉब वगैरह नहीं मिला, वो अपने घर पर बैठा हुआ है, वहीं पर रहता है। ठीक है, अब यहां पर बात यह है, जो यहां पर आगे बूटा और सीला है, यानी कि सकल के माता और पिता, ये दोनों जो हैं, ये सकल को आगे पढ़ाई करने के लिए बहुत उत्साहित हैं कि चलो हम लोग क्या करेंगे, सकल को बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने बेटे को यानी कि सकल को फोर्स करते हैं कि भाई तुम जाओ, क्या करो, विलेज के स्कूल में जाकर पढ़ो, विलेज स्कूल में जाओ पढ़ो। वो क्या करता है, पढ़ने लगता है, हायर सेकेंडरी वो एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेता है, पढ़ लेता है, अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स वगैरह आ गए होंगे। उसके फादर बोलते हैं कि चलो तुम आगे पढ़ो और भी पढ़ो। तो वो क्या करता है, वो आगे पढ़ने लगता है। उसको आगे पढ़ाने के लिए, शकल को आगे पढ़ाने के लिए जो बूटा चौधरी हैं, सकल के फादर, वो क्या करते हैं, एक लोन लेते हैं ताकि सकल को एक वोकेशनल कोर्स कराया जाए कंप्यूटर्स में। अब इससे क्या होता है कि जो सकल है, जो कि पढ़ने में बहुत तेज तरार था और बहुत ही पढ़ने में इंटरेस्टेड था, वो क्या करता है, वो एक तरीके से बहुत ही अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करता है और कुछ समय बाद सकल को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाती है एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। अब यहां पर क्या होता है, जो सकल है उसने बहुत अच्छा एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया। इस सॉफ्टवेयर की वजह से कंपनी का सेल बहुत अच्छा हुआ, प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से उसके बॉस ने खुश होकर क्या किया, सकल को प्रमोशन दे दिया। अब यह कहानी किसकी है, सकल की है। यहां पर आपने क्या देखा कि सकल के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ। कैसा इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ। उससे क्या हुआ, उसको अच्छी नौकरी मिल गई, आपको बहुत ही अच्छा, उसको प्रमोशन भी मिल गया, बहुत तरीके के उसको फायदे मिल गए। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने है दूसरी कहानी विलास की। अब विलास के बारे में देखें तो विलास जो है वो एक 11 साल का लड़का है जो कि उसी गांव में रहता है जिस गांव में सकल रहता है। विलास के जो फादर थे
वो एक फिशरमैन थे, मतलब वो अब नहीं है, ठीक है। विलास के जो फादर हैं वो करीब मर चुके हैं। जब वो जो विलास है जब 2 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई। अब उसकी जो मदर है गीता, विलास की मां का नाम है गीता, वो क्या करती है, घर के खर्चे चलाने के लिए मछली बेचने का काम करती है। वो क्या करती है, आसपास के इलाके के जो जमीन के मालिक हैं वहां से क्या करती है, मछली खरीदती है और पास में जाकर मंडी में मछली बेचती है और उससे जो विलास है उसके घर का खर्चा चलता है। अब यहां पर इस काम को करके जो विलास की मां है गीता, उसको करीब एक दिन का 150 रुपए मिलता है, ठीक है। अब विलास जो है उसकी हेल्थ की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। विलास जो है उसको प्रॉब्लम हो गया है, बीमारी हो गई है अर्थराइटिस की, ठीक है। अब यहां पर जो उसकी मां है, विलास की मां, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने इनकम नहीं है कि वो अपने बेटे का जाकर अच्छी जगह इलाज कराने पाए। और इस बीमारी की वजह से जो विलास है वो स्कूल भी नहीं जा पाता है और उसका पढ़ने में मन भी नहीं लगता था, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि विलास जो है वो अपनी मां की मदद करने लगता है खाना वगैरह बनाने में और साथ में अपने छोटे भाई मोहन का भी ध्यान रखने लगता है। कुछ समय बाद क्या होता है, विलास की मां की भी तबीयत खराब हो जाती है और उनके मतलब इस परिवार का कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि विलास जो है उसको मजबूरी में जाकर क्या करना पड़ता है, उसी गांव में मछली बेचने का काम करना पड़ता है। और उसी जिस तरीके से उसकी मां को 150 रुपए रोजाना मिलते थे, वैसा ही विलास का सिचुएशन होता है, विलास को भी 150 रुपए मिलते हैं। यहां पर आपको क्या देखने को मिला, यहां पर देखने को यह मिला कि विलास के एजुकेशन पर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। विलास जो है हेल्दी नहीं है, वो काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हुआ। तो क्योंकि विलास के हेल्थ और एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो उसको जो इनकम है, जो उसकी एक तरीके से लाइफ स्टाइल है, उस पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा। जहां पर हमने देखा था कि सकल को प्राइवेट जॉब लग गया, प्रमोशन मिल गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, वहीं जो विलास है वो उसी गांव में रहकर 150 रुपए रोजाना के ऊपर काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति के लाइफ के ऊपर जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है वो कितना इंपैक्ट डालता है उसके लाइफ में, अगर इन चीजों को डाल दिया जाए तो। यहां पर यही कहता है चीज जो मैंने कहा कि अगर जो दोनों केस स्टडीज हमने देखे, वहां पर देखा कि जो सकल है वो स्कूल गया, विलास स्कूल नहीं गया। सकल जो है फिजिकली स्ट्रांग है और हेल्दी है, उसको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन विलास जो है उसको अर्थराइटिस की बीमारी है और उसको एक तरीके से डॉक्टर पर पास जाने की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, वो इलाज नहीं करा सकता था, ठीक है। अब यहां पर जो सकल है उसने क्या किया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री हासिल की, वोकेशनल कोर्स किया और उसको प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गया। लेकिन जो विलास है उसको कहीं भी जॉब नहीं मिला, क्योंकि उसने कोई भी एजुकेशन नहीं लिया था और हेल्थ की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। उसको क्या करना पड़ा, अपने गांव में ही थोड़े मोड़े इनकम के ऊपर काम करना पड़ा, 150 रुपए रोजाना के ऊपर काम करना पड़ा। तो यहां पर आपने क्या सीखा, आपने यहां पर सीखा कि जो सकल है, क्योंकि उसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया और इससे क्या हुआ, उसके लेबर की क्वालिटी बड़ी हो गई। मतलब कि वो अगर दिन में 5 घंटे काम करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, वो कुछ ऐसा चीज बना सकता है जो कि सब लोग नहीं बना सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और इस प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में भी मदद मिला, मतलब देश को भी फायदा हुआ, समझ गए। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर कि जब भी कोई आदमी अच्छा एजुकेशन लेता है और अच्छा एक तरीके से ग्रोथ करता है, तो फायदा सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं होता है बल्कि पूरे समाज को होता है, पूरे देश को होता है। वहीं अगर हम विलास की हम लोग बात करें, तो विलास की बात करें तो उसको किसी भी तरीके का एजुकेशन नहीं मिला, उसका हेल्थ का सिचुएशन भी अच्छा नहीं था और इससे क्या हुआ, वो अपनी मां के जैसे फिश बेचने का ही काम करता है और उसको उतनी ही सैलरी मिलती है जितना कि उसको मां को मिला करता था। तो आपने देखा कि एजुकेशन मिलने पर क्या होता है और एजुकेशन नहीं मिलने पर, साथ में हेल्थ की भी बात है, हेल्थ और एजुकेशन मिलने पर क्या होता है और नहीं मिलने पर क्या होता है, समझ गए। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स
via education and medical care can give high rate of return in future. This investment on people is the same as investment in land and capital. जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, शेयर मार्केट में या फिर कहीं पर, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि भाई 100 रुपए लगाएंगे मुझे 200 रुपए मिल जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति पर, किसी बच्चे के एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करें तो वहां से भी वही बहुत आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जैसे एजुकेशन पर क्या इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई में 10 20 50 लाख, अब अगर हम प्राइवेट एजुकेशन की बात करें तो वो लगेगा। लेकिन जब वो आदमी अच्छे से पढ़ लेगा, एजुकेट हो जाएगा, तो उसको क्या होगा, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, उस हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर यही चीज कहता है कि अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। जब किसी बच्चे के हेल्थ और एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको बदले में आगे चलकर हाई सैलरी मिलता है और साथ में वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करता है, सोसाइटी को भी उससे फायदा होता है। और यहां पर एक चीज बताया जा रहा है कि देखिए, आप जब समाज में देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, यानी ऐसे माता पिता जो कि पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चों के एजुकेशन पर और हेल्थ पर ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने की बात करते हैं या फिर कोशिश करते हैं, मतलब हमेशा करते ही हैं। उसका रीजन ये है कि जो लोग एजुकेट हो चुके हैं, जो लोग पढ़ लिख चुके हैं, उन्हें पता है कि भाई एजुकेशन से क्या फायदा होता है, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन पर भी इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों के हेल्थ पर भी इन्वेस्ट करते हैं। यहां पर वही बात लिखी गई इस पारा में। उससे क्या होता है कि जो उनका बच्चा होता है वो आगे चलकर जब वो ग्रो करता है तो उसका लाइफ स्टाइल और बेहतर होता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज्यादा वो काम कर सकता है, उसके पास नॉलेज ज्यादा होता है, इसलिए उसको हायर इनकम और हायर अच्छा लाइफ स्टाइल मिलता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप देखिएगा तो जो आपके बच्चे होते हैं, सॉरी, जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, जो कि एक तरीके से गरीब होते हैं, जो एजुकेटेड नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि भाई एजुकेशन से क्या फायदा हो सकता है, इसलिए वो अपने बच्चों के एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। उससे क्या होगा कि जो उनका बच्चा है, जिसके एजुकेशन पर, हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, वो आगे चलकर उतना अच्छा सैलरी, इनकम वो प्राप्त नहीं करने पाएगा। समझ गए? तो ये एक तरीके से दोनों अपोजिट साइकिल चलते हैं। एक तरफ अच्छे परिवार जो हैं वो मतलब पढ़े लिखे परिवार पढ़ाई पर इन्वेस्ट करेंगे तो और ग्रोथ होगा उसके बच्चे का। दूसरी तरफ जो गरीब परिवार है वो अपने बच्चे के एजुकेशन, हेल्थ पर ध्यान नहीं देगा, उससे उसकी स्थिति या तो उतना ही रहेगा या फिर और खराब हो जाएगा। आगे यहां पर कहा जा रहा है कि जो देश हैं, जैसे कि जापान हो गया और भी कई सारे देश हैं जो कि आज डेवलप्ड देश कहे जाते हैं, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और उससे एक तरीके से उनको बहुत फायदा मिला। कैसे भैया? तो वहां पर उतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, मतलब वहां पर आपको कोयला, लोहा, टीन वगैरह का खदान नहीं है। लेकिन ये देश जो है, ये देश डेवलप्ड हैं, अमीर हैं। कैसे भाई? क्योंकि इन्होंने अपने देश में जो लोग हैं उनके एजुकेशन पर, हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया। उससे क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा हुआ, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ और उससे ये देश जो है ये अमीर होने पाए, सक्सेसफुल होने पाए। अब यहां पर एक तरीके से एक पार्ट आपके चैप्टर का खत्म हो गया। अब यहां पर आगे देखने वाले हैं टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, यानी जो समाज में, देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं उनके बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। अब यहां पर कहता है कि देखिए, विलास और शकल के जैसे जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के काम करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। जैसे विलास क्या करता है? विलास आपका मछली बेचने का काम करता है। शकल क्या करता है? सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता है। उसी तरीके से आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे लोग बहुत तरीके के जॉब करते हैं। समझ गए? तो यहां पर ये जो आपके समाज में जितनी भी एक्टिविटी हैं जो कि आपको पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं, जो भी एक्टिविटी आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी जॉब देख रहे हैं, ये सारे एक्टिविटी को 3 सेक्टर में, यानी कि 3 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द वेरियस सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी या फिर इकोनॉमी। तो यहां पर क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। आपका 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं और तीनों में कौन कौन से आपको एक्टिविटीज आते हैं ये भी ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई प्राइमरी सेक्टर का कौन कौन सा एक्टिविटी होगा, सेकेंडरी का कौन कौन सा होगा और टर्शियरी का। तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें आपको वैसे काम आ जाते हैं
जो कि आपका एक तरीके से नेचर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया। इसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर के चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर हम कुछ नया बनाते हैं तो वो क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग, वो आ गया सेकेंडरी सेक्टर। इसके बाद टर्शियरी सेक्टर में आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। यानी कि ये चीज़ें जो कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करती हैं। ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में आप क्लास 10th में पढ़िएगा, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि जो ये एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे समाज में होती हैं, इनसे क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का निर्माण होता है, जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये माइक आप यहां पर देख रहे हैं, ये माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। तो इस माइक को क्या किया गया? मैन्युफैक्चर किया गया, बनाया गया, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जो आप खाना खाते हैं, फूड आइटम्स लेते हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। प्राइमरी सेक्टर का आया सामान, आपने उसको कंज्यूम किया। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल क्या है? एक प्रकार का टर्शियरी सेक्टर है, जहां पर आपको एजुकेशन दिया जाता है। पुलिस स्टेशन क्या काम करता है? टर्शियरी सेक्टर का काम करता है, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने आ जाता है, कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो प्रकार के होते हैं। पहला मार्केट एक्टिविटीज और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो ये दोनों क्या होते हैं आप एक तरीके से समझ लीजिए, और ये भी एक तरीके से क्वेश्चन है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि मार्केट एक्टिविटीज क्या होते हैं और नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होते हैं। अब देखिए, मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जो कि किए जाते हैं प्रॉफिट के लिए या फिर पैसे के लिए। मतलब ये माइक जो बना, ये माइक बन के आया और बिका, मैंने खरीदा, तो मैंने क्या किया? पैसे दिए, और जिसने मुझे बेचा, जिसने बनाया, उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या है? इस माइक का बनाने का फॉर्मेशन क्या है? ये आपका है आपका मार्केट एक्टिविटी। जो भी सामान का प्रोडक्शन या फिर जो भी एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए किया जाता है या फिर पैसों के लिए किया जाता है, वो आपका मार्केट एक्टिविटीज होते हैं। वहीं दूसरे प्रकार के नॉन मार्केट एक्टिविटीज वैसे एक्टिविटीज होते हैं जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए किए जाते हैं। मतलब कि मैंने क्या किया? घर में खेती की, घर में चावल उगाया और घर चावल को साफ करके बनाकर खुद ही खा लिया। तो ये एक प्रकार का नॉन मार्केट एक्टिविटीज हो गया, समझ गए। मतलब मैं पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए उस काम को नहीं कर रहा हूं। यहां पर आपको जो तीनों सेक्टर हैं उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं और उसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है, यहां पर यही चीज है, उसी चीज को कंटिन्यू किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे देखिए, तो आगे अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेन है और जो विमेन है, इनके बीच में जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसमें क्या अंतर होता है, क्यों अंतर होता है। अब यहां पर कहता है कि हमारे समाज के हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन की वजह से जो हमारा सोसाइटी है उसमें मेन और वुमेन के बीच में आपका लेबर का डिवीजन आपको देखने को मिलता है। मतलब जनरली हम ये देखते हैं कि जो मर्द होते हैं, मेन होते हैं, वो बाहर का काम करते हैं। मतलब कहीं जाकर जॉब करना, पैसे कमाना, ये मेनली हमारे सोसाइटी में मेन द्वारा किया जाता है। वहीं जो वुमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो अपने घर का काम काज संभालती हैं। ये हम अपने आसपास देख सकते हैं, आपके घर में भी हो सकता है कि वैसा होता हो। बहुत सारे घरों में तो अब महिलाएं जाने लगी हैं, जॉब वगैरह करने लगी हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड। यानी कि मर्द जो होते हैं, जो आपके मेन होते हैं, वो बाहर जाकर काम करते हैं, महिलाएं घर में रहकर घर का चूल्हा वगैरह संभालती हैं। अब यहां पर कहता है कि जो शकल है, वही कहानी मैंने कहा था कि बार बार आएगा, शकल की कहानी और विलास की कहानी, ध्यान रखिएगा। जो शकल है उसकी मां शीला जो है वो खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े साफ करती है, घर साफ करती है और अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है। वहीं शकल के जो फादर हैं बूटा चौधरी, वो क्या करते हैं? खेती करते हैं और साथ में खेती करके जो भी अनाज उगता है उसको मार्केट में बेचकर पैसे कमाते हैं। अब यहां पर जो शीला है यानी कि जो शकल की मां है, वो जो काम करती है उसके लिए उसको कोई पैसा नहीं मिलता है।
इनकम नहीं होता है, तो यहाँ पर जो ये जो एक्टिविटी है महिलाओं के द्वारा जो घर में एक्टिविटी की जाती है उसको इकोनॉमी में हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो बूटा है यानी कि शकल के जो फादर हैं वो पैसे कमाते हैं जिसको वो अपने फैमिली के ख्याल वगैरह रखने में खर्च करते हैं, जो भी ज़रूरत हो उस पर खर्च करते हैं। यहाँ पर यही मेन बात कहा गया है कि जो महिलाएं घर में काम करती हैं, परिवार के लिए काम करती हैं, उसके लिए उनको कोई इनकम नहीं मिलता है, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे दूसरी कहानी बताई जा रही है गीता के बारे में। गीता कौन? विलास की मां। विलास की मां जो गीता है वो जब मछलियों को बेचती है तो उससे जो उनको इनकम प्राप्त होता है तो वहां पर उसको इनकम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। मतलब क्या? मतलब जब महिलाएं जाकर फील्ड में काम करती हैं, किसी तरीके के जॉब का काम करती हैं, तो उनको क्या मिलता है? उनको पैसा मिलता है, इनकम होता है, उनको एक तरीके से सैलरी वगैरह दिया जाता है। लेकिन एक तरीके से जो ये सैलरी है, जो अर्निंग है, जो इनकम है, वो जो जॉब करने वाला है उसके एजुकेशन और स्किल पर तय करता है। मतलब कि आपका एजुकेशन क्या है, आपको क्या आता है, उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, आपका सैलरी मिलेगा, इनकम मिलेगा। मतलब कि एजुकेशन अगर हो तो क्या होगा, आप अपने आसपास जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उसका ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। मतलब जैसे कि आप अगर बहुत पढ़ लिख जाएं, बहुत तेज तर्रार हो जाएं, तो हो सकता है आप जाकर माइक्रोसॉफ्ट में आप नौकरी करने लगे, या फिर हो सकता है गूगल में आप नौकरी करने लगे। लेकिन आप उसके कंपैरिजन में अगर उतनी ज़्यादा तेज तर्रार पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप हो सकता है इंडिया में कोई लोकल कंपनी में जॉब करें, या फिर और भी कम पढ़े लिखे हैं तो कहीं पर जाकर आपको मजदूरी भी करना पड़ सकता है। तो जैसा आपका एजुकेशन होगा या फिर जैसा आपके पास स्किल होगा उस हिसाब से क्या होगा, आपको इनकम मिलेगा, आपको एक तरीके से जो सोसाइटी में पोजीशन है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि हमारे समाज में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं जो कि जॉब वगैरह बाहर जाकर करती हैं उनको बहुत कम एजुकेशन मिला हुआ है, उनके पास स्किल भी बहुत कम है। इस वजह से क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको मर्दों के कंपैरिजन में काफ़ी कम उनको सैलरी वगैरह दिया जाता है। और यहाँ पर जो ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं वो ऐसे क्षेत्रों में काम करती हैं जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या? जॉब सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, आपका मालिक आपको कभी भी नौकरी से निकाल सकता है, किसी दिन गुस्सा हो गया निकाल दिया, सैलरी कम देगा, जैसे मन चाहेगा वैसे आपसे काम करवाएगा, बोलेगा 12 घंटे काम करो तो आप 12 घंटे काम कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जॉब सिक्योरिटी में आ जाती हैं। अब यहाँ पर बात करें तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हैं जहाँ पर आपको उतना ज़्यादा सरकार के नियम कानून नहीं लागू होते। मतलब क्या? मतलब सरकार ने नियम बनाकर रखे हैं कि किसको कितना सैलरी देना है, कम से कम कितना देना है, तो वो सारी चीज़ें लागू नहीं हो पाती हैं क्योंकि वहाँ पर सरकार का नियम वगैरह लागू नहीं होता है। लेकिन आगे यहाँ पर कहता है कि जिन महिलाओं के पास अच्छा एजुकेशन प्राप्त है, अच्छा स्किल है, वो उनको उतना ही सैलरी मिलता है जितना कि मर्दों को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे महिलाओं का जो आपका एक तरीके से शेयर है या फिर परसेंटेज है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और अब बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो फॉर्मल जॉब वगैरह में आ रही हैं, वो देखने को मिल रहा है, जिसमें कि मेनली आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हैं या फिर आप एक तरीके से टीचिंग वगैरह का जॉब है, इसमें काफ़ी ज़्यादा महिलाएं अब आ रही हैं। अब आगे हमारे सामने टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो हमारे देश की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसकी क्वालिटी वगैरह हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें हम एजुकेशन, हेल्थ वगैरह पर ध्यान देने वाले हैं। तो यहाँ पर कहता है कि द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय पीपुल ऑफ द कंट्री। किसी भी देश की जनता जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी हम कैसे बता सकते हैं कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, उस देश की जो लिटरेसी रेट है, मतलब कि देश में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, ये देखेंगे। उस देश के जो लोग हैं उनका हेल्थ कैसा है। अब हेल्थ कैसे चेक होगा भाई? तो एवरेज कितना उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब वो अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो एवरेज कितना साल जिएगा, ये एक्सपेक्टेंसी देखकर, या फिर और साथ में उस देश की जनता के पास, लोगों के पास क्या स्किल वगैरह है, इन सारी चीज़ों को देखकर हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन निर्धारित करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, देश की पॉपुलेशन का क्वालिटी अच्छा होगा, लोगों की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो आगे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एजुकेशन के बारे में।
तो एजुकेशन में जो ऊपर हमने कहानी देखी थी शकल की, उसी कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे कि जो शकल का एजुकेशन है जो कि उसको दिया गया था जब वो 10th पास कर रहा था, 12th पास कर रहा था, वोकेशनल कोर्स कर रहा था, उस समय जो उसके एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया गया उससे जाकर आगे उसको अच्छा जॉब मिला, अच्छा सैलरी मिलने लगा, अच्छा प्रॉफिट होने लगा। और उससे हमने क्या देखा वो उस एग्जाम्पल से कि जो एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ के लिए। वहां पर शकल का ग्रोथ भी उसी वजह से हुआ था क्योंकि उसके एजुकेशन पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था और उस एजुकेशन की वजह से उसको नए क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छी सैलरी मिलने लगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी और उसका जो लाइफ है वो भी काफी बेहतर हो गया। अब यहां पर जो शकल है उसके अलावा बात करें तो शकल के अलावा सोसाइटी को भी फायदा हुआ था, हमने ये देखा था। और होता ही है कि जब भी किसी व्यक्ति के एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, तो उससे सिर्फ उस व्यक्ति को फायदा नहीं होता है बल्कि पूरे समाज को फायदा होता है। उससे क्या होता है कि जो आपका देश है, देश का जो नेशनल इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। देश का कल्चरल रिचनेस भी आता है, मतलब कि देश के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, अच्छी क्वालिटी का जीवन जीते हैं, बहुत तरीके से प्रॉफिट होता है। और साथ में जो गवर्नेंस है उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छे सोसाइटी में काम करेंगे, अच्छी एक्टिविटी करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छा इनकम कमाएंगे तो टैक्स भी देंगे, बहुत तरीके के प्रॉफिट होते हैं। और इस वजह से क्या किया जा रहा है, अब एक तरीके से कोशिश किया जा रहा है या फिर मतलब अब किया ही जा रहा है कि क्या किया जाए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि भाई बच्चों को जब एलिमेंट्री एजुकेशन में होते हैं उनकी क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाया जाए। और इसमें ज्यादा फोकस किया जा रहा है गर्ल्स के ऊपर। अब गर्ल्स के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं उनका एक तरीके से आज के समय में सोसाइटी में सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, लड़कों के बराबर नहीं है। साथ में एक और चीज है कि जब वो गर्ल आगे जाकर मां बनेगी और उसके बच्चे होंगे तो वो अपने बच्चों के एजुकेशन पर भी वैसे ही ध्यान देगी जैसे कि वो एजुकेटेड है, इसलिए उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर ज़्यादा हर एक इलाके में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र सरकार है उसने अलग अलग इलाके में मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया है, नवोदय विद्यालय की स्थापना की है। बहुत सारे जगहों पर आपको जो हाई स्कूल वगैरह है वहाँ पर आपको वोकेशनल स्ट्रीम वगैरह चलाए जा रहे हैं ताकि लोग जो हैं जो आपको नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीख सकें, ऐसे स्किल्स सीख सकें, ऐसे काम कर सकें जहाँ पर उनको जॉब वगैरह आसानी से मिल सके। और इसके लिए सरकार ने जो पैसे का खर्चा है एजुकेशन के ऊपर वो भी बढ़ा दिया गया है। जैसे कि जो फर्स्ट प्लान था यानी कि 1950-52 के आसपास जो खर्चा था हर साल वो करीब 150 करोड़ रुपए था और फिलहाल जो आपका 2020-21 का जो प्लान है वो 99,000 करोड़ का है एजुकेशन के ऊपर। तो देख सकते हैं कि भाई एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा बढ़ा दिया गया है। और ये एक तरीके से डाटा दिया गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझिए कि सरकार अब एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, बहुत तरीके के काम कर रही है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर आ जाता है क्या, यही सारी बातें हैं। तो उससे अब बात क्या है कि ये सारे ध्यान देने की वजह से, खर्चे करने की वजह से, कानून कड़े बनाने की वजह से क्या हुआ है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा फायदा भी देखने को मिला है। फायदा क्या देखने को मिला है कि जो देश की लिटरेसी रेट है 1951 में थे 18%, आज के समय में 2018 में वो 85% हो चुकी है। अब लिटरेसी जो है, लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब लिटरेसी जो है वो सिर्फ एक तरीके का राइट नहीं है, वो एक जरूरत है हमारे समाज की ताकि वो अपना अच्छे से ड्यूटी निभा सके। ड्यूटी कैसे निभा सके भैया, तो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश की सरकार को चुनने के लिए जनता वोट देती है। तो वोट देने में अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो वो अच्छा डिसीजन लेगा, सारे चीजों को सोच समझकर डिसीजन लेगा, तो उससे क्या होगा, देश की सरकार की भी क्वालिटी अच्छी होगी। इसलिए एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिटरेसी सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा और देश का विकास हो जाएगा, वो नहीं, पॉलिटिक्स के मामले में भी एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान दिलाया गया है कि सोसाइटी में अभी भी बहुत अंतर हमें देखने को मिलते हैं। सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन के बीच में जो एजुकेशन का पहुंच है वो अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें तो जो मेन है यानी जो लड़के हैं वो करीब 16% ज्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं के कंपैरिजन में, और ये आपको 14% अंतर आपको देखने को मिलता है अर्बन इलाके, मतलब गांव के इलाके में 16%, शहरों में 14% का अंतर देखने को मिलता है। और राज्यों में भी कंपेयर करें तो जो केरल राज्य है वहां पर 94% लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, और वहीं जो बिहार है वहां पर 62% लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं। और इसके साथ ही क्या किया गया है, बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूल की संख्या बढ़ा दी गई, और भी तरीके की चीजें की गई ताकि एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। समझ गए। अब यहां पर एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था वो काफी अच्छा एक अभियान था, जिसमें कि क्या किया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के जो ड्रॉप आउट रेट है, मतलब कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, उसको कम करने की कोशिश यहां पर की गई थी। ठीक है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर आगे यही चीज सारी चीजें कि भाई देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सारे आपके काम कर रहे हैं, बहुत तरीके की चीजें कर रहे हैं। मिड डे मील को शुरू किया गया ताकि जो बच्चे हैं उनके अटेंडेंस को बढ़ाया जा सके, उनके न्यूट्रिशनल शारीरिक हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा सके। और इन सभी चीजों की वजह से क्या हुआ है, आपको जो इंडिया है उसमें लिटरेसी बढ़ाने को मदद मिला है। और इसके साथ ही जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है ये भी आपका एक तरीके से बेहतर हुआ है। अब देखिए ये सारे जो वर्ड आ रहे हैं ना, ये सारे वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है या फिर लिटरेसी रेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जो मैं एक अलग से वीडियो करूंगा जिसमें कि सारे क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के, वहां पर इन सारी चीजों को डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये एक तरीके का डेफिनेशन आपको समझना है कि भाई उसको याद करना होगा। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारे जो डेफिनेशन वाले टर्म है ना, जैसे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसके बाद आप अगर बात करें तो जो आपका लिटरेसी रेट था, और कुछ कुछ वर्ड हैं वो सारे वर्ड मैं वहां पर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। तो यहां पर आगे बात करें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो भी एक तरीके से कम हुआ है। अब यहां पर आगे बात करें, सॉरी, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि जो आपका स्ट्रैटेजी अपनाया गया है सरकारों के द्वारा, ये आपका मेनली फोकस करता है कि जो आपका एजुकेशन है उसकी क्वालिटी अच्छी की जाए, एक्सेस लोगों तक पहुंचाया जाए, एडॉप्शन कराया जाए अलग अलग इलाकों के हिसाब से, बहुत तरीके की चीज़ें। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं कि भाई कॉलेज की संख्या कितनी थी कितनी हो गई, यूनिवर्सिटी कितने थे कितने हो गए, स्टूडेंट कितने थे कितने हो गए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में टीचर्स कितने थे और कितने हो गए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि भाई पिछले 60 सालों में जो आपका एजुकेशन है या फिर आपका टीचर्स स्कूल कॉलेज है, इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और बहुत तरीके के ग्रोथ हमें देखने को मिले हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम अपने हेल्थ पर, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं। अब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ जो है वो एक तरीके से आपको एजुकेशन जैसा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाकर 10 साल आप पढ़ जाइएगा तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ये तो होता है हेल्थ एजुकेशन में। लेकिन हेल्थ में ऐसा नहीं होता है कि 10 साल तक आप बॉडी बनाइएगा तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, नहीं। हेल्थ में क्या होता है कि हेल्थ का मेन टारगेट होता है कि बॉडी, कोई इंसान जो है वो फिजिकली फिट रहे, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, उसको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, ना वो शारीरिक रूप से परेशान रहे ना वो मानसिक रूप से परेशान रहे, हर तरीके से वो काम करने के लिए फिट रहे। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो फोकस कराया गया है कि कोई भी प्राइवेट फर्म है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेनली किस चीज़ पर ध्यान देती है, प्रॉफिट पर ध्यान देती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो बताइए कोई कंपनी अगर कोई इंसान को नौकरी पर रखना चाहती है तो वो नौकरी पर कैसे इंसान को रखना चाहेगी, एक ऐसा इंसान जो कि बीमार है, थका हुआ है, वो काम नहीं कर सकता है, या फिर एक ऐसा इंसान जो कि बहुत हेल्दी है, रोज सुबह 6 बजे उठ जाता है, जॉब करने आ जाता है, कभी छुट्टी नहीं लेता है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं है, कैसे इंसान को कोई कंपनी जॉब पर रखना चाहेगी? तो कंपनी हमेशा चाहेगी एक अच्छे इंसान को, हेल्दी इंसान को जॉब पर रखने के लिए। अब यहां पर कहता है कि द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, यानी हेल्थ जब होगा तो वो क्या करने पाएगा, वो अपने पोटेंशियल पर काम करने पाएगा, और उसको कभी भी इलनेस होगा तो वो क्या कर देगा, उसको डील कर सकता है। और इससे क्या होगा, इससे वो अपने
अपना खुद का भी ग्रोथ करने पाएगा और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ करने पाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आप हेल्दी हैं तो ज़्यादा पढ़िएगा, बीमार हो जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं क्या आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। समझ गए? तो यहां पर कहता है कि हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर आगे ग्रोथ करना है, अच्छा सिचुएशन, अच्छा लाइफ जीना है, तो उसके लिए हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए देश का जो पॉपुलेशन है उसके हेल्थ ही स्टेटस को बेहतर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही प्रायोरिटी होता है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए। और इसीलिए जो हमारा नेशनल पॉलिसी है वो इस बात पर फोकस करता है कि क्या किया जाए, हेल्थ केयर को ज़्यादा सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, फैमिली वेलफेयर के लिए काम किया जाए, न्यूट्रिशनल सर्विस के लिए काम किया जाए। न्यूट्रिशनल सर्विस मतलब किसी भी इंसान के, मतलब जो कोई समाज है, समाज में हर व्यक्ति को, हर इंसान को जितना भी न्यूट्रिशन जरूरी है बॉडी में वो उसको मिल सके, इस बात के ऊपर सरकार फोकस करती है, उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। ठीक है? और इसमें खास ध्यान दिया जाता है अंडर प्रिविलेज सेगमेंट के ऊपर, मतलब कि वैसे लोग जो कि समाज में गरीब हैं, एक तरीके से अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, अब न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं खुद से, उनके ऊपर सरकार ध्यान देती है ताकि उनकी हेल्थ अच्छा हो सके और अपने लाइफ में वो आगे बढ़ सके, एजुकेशन ले सके या कुछ और काम कर सके और एक तरीके से अपने फुल पोटेंशियल पर वो काम कर सके। और पिछले 50 सालों की बात करें तो 50 सालों में इंडिया में बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी हमें देखने को मिला है और इससे क्या हुआ है, बहुत तरीके के हमको ग्रोथ वगैरह भी देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर जो ये मेजर्स हैं, ये अपनाने की वजह से क्या हुआ है, हमारा एक तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गया है। वो कितना हो गया है? 69.4 ईयर्स हो चुका है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो भी काफ़ी गिर चुका है। पहले आपका 1951 में 147 था और 2020 में आपका 36 हो चुका है। इसके अलावा जो क्रूड बर्थ है वो भी काफ़ी गिर चुका है, 2018 में 20 आ चुका है। डेथ रेट जो है वो भी गिर चुका है, 6.2 हो चुका है इसी समय के दौरान में, मतलब 1951 से लेकर 2020 के बीच में, 2018 के बीच में। अब ये तीनों जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता हूं, अलग से छोड़िए, यहीं पर डिस्कस कर देते हैं, इसको आसानी से यहां पर दिया गया है। तो देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो रेट होता है जो कि 1 साल से कम के बच्चों, मतलब जितने भी बच्चे जन्म लिए, मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया, तो 1000 में से कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले मर गए, ये आपका क्या होता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है। इसके बाद आता है आपका बर्थ रेट। बर्थ रेट एक तरीके से जो आपका, जो 1000 लोगों के ऊपर एक खास पीरियड के दौरान जितने भी बच्चे जन्म लिए उसका रेट होता है। डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल पर थाउजेंड हु डाइड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यहां पर कहता है ना, तो इसका सिंपल मतलब ले लीजिए 1 ईयर है, तो 1 ईयर के लेकर डाटा ये चला जाता है कि 1 साल में जो 1000 लोग हैं उनमें से कितने लोग मर गए। यहां पर 1000 लोग जो हैं उनमें से उसके कंपैरिजन में कितने बच्चे जन्म हुए, तो यहां पर डाटा क्या है? क्रूड बर्थ रेट आपका है 20 है। इसके अलावा डेथ रेट 6.2 है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है? ये आपका 36 है, 2020 में 36 आ चुका है। अब यहां पर ऊपर देखें तो ऊपर आपका ये सारे टर्म्स भी हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का सिंपल मतलब होता है कि जो आपका एज ग्रुप है, मतलब कि जैसे अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन मान लीजिए कि आपका 14 से 16 साल के बीच में अगर होता है, तो इस एज के जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे आकर स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, ये आपका उस एज ग्रुप का या फिर उस आपका जो क्लास है उसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो गया। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट की भाई देश के जितने भी लोग हैं देश में, उनमें से 7 साल की उम्र से ज़्यादा के जितने लोग हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, ये आपका लिटरेसी रेट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर बात करें तो आगे यही सारी चीज़ें हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है? आगे ये डाटा है। डाटा क्या बताता है कि हमारा जो हॉस्पिटल है, हमारा जो स्कूल है, सॉरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है या फिर मेडिकल कॉलेज हैं, बेड हैं, ये सारी चीज़ें कितनी थी और कितनी हो गई, ये यहाँ पर मेनली फोकस करने पर ध्यान देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर इस डाटा को देखकर
आपको कुछ आंसर्स करने हैं। यहां पर इन क्वेश्चंस को आप देखिए और उसको आंसर कीजिए। यहां पर कुछ बातें बताई गई हैं कि हमें क्या हुआ है, ग्रोथ देखने को मिला है और कुछ कुछ कमियां, जैसे मेडिकल कॉलेज की कमी है या फिर डेंटल कॉलेज की कमी है और भी तरीके की कमी है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की अब हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात है बेरोजगारी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करें तो शकल की माँ के बारे में बात किया गया है कि जो शकल की माँ है उसका नाम है शीला। शीला जो है वो अपने घर का ख्याल रखती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने हस्बैंड बूटा का ध्यान रखती है, उसको सपोर्ट करती है फील्ड में। और साथ में जो शकल का भाई है जीतू और बहन है सीतू, शकल का भाई और शकल की बहन जो जीतू और सीतू हैं, वो क्या करते हैं, घर में खेलते कूदते हैं और एक तरीके से घूमते फिरते हैं। तो क्या हम शीला को, जीतू को और सीतू को अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? कह सकते हैं कि यार ये तो जो शकल है ना उसका तो नौकरी लग गया, लेकिन शकल की माँ नौकरी नहीं करती है, शकल का भाई बहन नौकरी नहीं करता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन यहां से देख लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट तभी हम कहेंगे जब कोई व्यक्ति काम खोजना चाहता है, मतलब चाहता है कि उसे काम मिले और उसको काम नहीं मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें, जो शीला है, शकल की मां है, क्या वो बाहर जाकर काम खोज रही है? क्या? जी नहीं, वो अपने घर में काम कर रही है, उसको वो बाहर काम नहीं खोज रही है। जो शकल का भाई बहन है जीतू और सीतू, क्या वो काम खोजने गए हैं? क्या? जी नहीं, वो तो बच्चे हैं, वो तो खेल कूद रहे हैं, वो कहां काम करने जाएंगे। तो इन लोगों को हम लोग अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। शीला को क्यों नहीं हमने रखा? क्योंकि वो बाहर काम खोजने नहीं जा रही है। जीतू और सीतू को क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो बच्चे हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर बात करें तो यहां पर यही चीज है कि जीतू और सीतू जो हैं वो बहुत छोटे हैं, उनको हम वर्क फोर्स में नहीं रखते हैं। अब ये वर्क फोर्स क्या चीज है भैया? तो वर्क फोर्स एक तरीके से देश की वो जनता होती है जो कि काम करने के लायक है और काम करना चाहती है। जैसे बात करें तो हमारे देश में जो 15 साल से 59 साल की उम्र के लोग हैं, इनको वर्क फोर्स कहा जाता है, कि यानी कि ये कामगार लोग हैं, मतलब काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर यही चीज कहा गया कि जो शकल के भाई और बहन है वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, 15 साल से छोटे हैं, इस वजह से वो इस लिस्ट में नहीं आएंगे और उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। जो शकल की मां है शीला, उसको भी अनएम्प्लॉयड हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने घर के लिए काम कर रही है, वो बाहर जाकर काम की तलाश में नहीं है। समझ गए? और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो शकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिनके बारे में कहानी में बात नहीं किया गया है, लेकिन शकल के ग्रैंड पेरेंट वो भी आपके अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र क्या होगी, 59 साल से ज्यादा होगी, 59 ईयर्स से ज्यादा होगी। समझ गए? तो यहां पर आगे अब इंडिया के बारे में बात किया गया है, अलग अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है आप समझ गए। एक अनएम्प्लॉयमेंट है कि आप यार रोड पर घूम रहे हैं नौकरी खोजते हुए, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, आप बस अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन आपको अगर हम बात करें तो आपके जो रूरल एरियाज है वहां पर आपको अलग प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। यह अनएम्प्लॉयमेंट होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और साथ में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम जरा सा देख लेते हैं। तो पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब जो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको साल भर में कुछ महीनों के लिए काम मिलता है। जैसे 12 महीने में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए काम मिल गया, बाकी के 6 महीने के लिए वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो अपने घर में बैठे हुए हैं, काम खोज रहे हैं, काम मिल नहीं रहा है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। ये आपको गांवों में क्यों दिखता है? ऐसा क्यों है कि गांवों में हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है? उसका रीज़न ये है कि गांव में जो एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जहाँ पर लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे जब खेत की बुआई होती है, खेत की कटाई होती है, वीडिंग होता है या फिर थ्रेशिंग वगैरह करना होता है, तब लोगों की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। बाकी के समय में लोगों की क्या ज़रूरत है, खेत को देखेंगे बैठकर क्या लोग? इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जिस समय काम आता है उस समय काम मिलता है, जिस समय नहीं आता है उस समय नहीं मिलता है। और इसी वजह से क्या होता है, कुछ महीनों में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, बाकी के महीनों में लोग जो हैं वो बेरोजगार बैठे हुए रहते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आप समझ गए।
इसके बाद आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये भी आपको क्या मिलेगा? गांवों में यानी कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? और उसका भी रीजन है एग्रीकल्चर। तो यहां पर क्या होता है कि कोई खेती की जमीन है, एग्रीकल्चर का प्लॉट है, यहां पर जो लोग हैं वो, वहां पर जो लोग काम करते हैं वो जितने लोग जरूरत हैं उससे ज्यादा काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई खेत है, उस खेत पर अगर 5 लोग काम करें ना तो वो खेत में आपको जितना अनाज हो सकता है वो खेती हो जाएगा। और लेकिन वहां पर काम कितने कर रहे हैं? तो 8 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग उस खेत का ध्यान रख रहे हैं। तो देखने में तो लग रहा है कि यार इस खेत में 8 लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि जो 8 में से 3 लोग हैं उनकी वहां जरूरत नहीं है। वो लोग अगर वहां से काम छोड़कर चले जाएं, किसी और जगह भी काम करने लगे ना, तो खेती वहां पर नुकसान नहीं होगा। तो ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, जो दिख नहीं रहा है। लोगों को देखने में लग रहा है कि यार 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वहां 8 लोगों की जरूरत नहीं है, वहां पर 5 लोगों की जरूरत है। तो ये क्या हुआ? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। अब यहां पर बात करें तो यहां पर ये जो आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है ग्रामीण इलाकों में। और ऐसा इसका रीजन है क्योंकि परिवार के जो लोग हैं, जैसे परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं और खेतों में जरूरत है 3 लोग काम करने के लिए, तो लोग पांचों के पांचों जाकर खेत में काम करेंगे और पांचों के पांचों मिलकर जो भी इनकम होगा वो एक तरीके से लेंगे। तो ये आपको मेनली देखने को मिलता है गांव में, क्या? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं अर्बन एरिया में, यानी कि जो शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसकी बात करते हैं। तो शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो काफ़ी कॉमन हो चुकी है। और शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो एक तरीके से रूप है वो अलग है। कैसे? क्योंकि देखिए शहरों में अगर आप जाएंगे तो लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छा एजुकेशन प्राप्त करते हैं, मैट्रिक डिग्री प्राप्त करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। और इसमें ये एक स्टडी किया गया, उसमें यह पाया गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ग्रेजुएट का और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स का वो काफ़ी ज़्यादा है, और वो मैट्रिक डिग्री होल्डर से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें एक तरीके से अजीब सिचुएशन देखने को मिलता है, जहाँ पर कि जो लोग हैं जो कि ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा स्किलफुल हैं, उनको एक तरीके से जॉब कम मिल रहा है। और उससे क्या हो रहा है, हमारे समाज का जो इंपॉर्टेंट मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो वेस्ट हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो समाज है उससे जो लोग एक तरीके से हमारे समाज के एसेट हो सकते थे, हमारे समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते थे, वो लोग अब हमारे समाज के ऊपर बोझ के रूप में बने हुए हैं, उनको एक तरीके से काम नहीं मिल पा रहा है। और इससे क्या होता है कि जो देश का यूथ है, पॉपुलेशन है, जो काम करने वाले लोग हैं, इनमें होपलेसनेस बढ़ता है। और इसके अलावा उनको उतना इनकम नहीं होता कि वो अपने परिवार का ध्यान रख सकें, और लोग जो है वो काफ़ी दुखी रहते हैं, काफ़ी तरीके के प्रॉब्लम भी होते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है समाज में तो उससे इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है। मतलब क्या? मतलब भाई 10 लोग कमाने वाले हैं, 100 लोग खाने वाले हैं, तो भाई ये कैसे चलेगा? अगर 100 लोग कमाने वाले हों और 10 लोग खाने वाले हों तो चल सकता है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट अगर जब बढ़ता है समाज में तो वो एक तरीके से दिखाता है कि समाज की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। समझ गए? और इससे समाज के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट भी पड़ता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जब कोई परिवार जो है, जब उसको अपने ज़रूरत से कम इनकम होता है या फिर सफिशिएंट इनकम नहीं होने पाता है, तो उस समय हमें क्या देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है कि परिवार का हेल्थ स्टेटस भी गिरता है, और साथ में स्कूल सिस्टम से बच्चे जो हैं वो भी स्कूल छोड़ने लगते हैं और बाहर आने लगते हैं, स्कूल छोड़ने लगते हैं। ठीक है? तो इसलिए क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका देश के ग्रोथ के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और इकोनॉमी के बुरे साइड को ये एक तरीके से शो करता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर यही चीज कहा गया कि जब लोग एक तरीके से रिसोर्स के रूप में काम नहीं करने पाएंगे इकोनॉमी में, समाज में, तो वो इकोनॉमी के ऊपर बोझ बन जाएंगे, समाज के ऊपर बोझ बन जाएंगे। और इंडिया की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफी कम है। क्यों भाई कम क्यों है? इतना हम बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों कम है? उसका रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कम वेतन पर, कम इनकम पर भी आपको जाकर जॉब करते हैं, काम करते हैं, और इनको एज अ एम्प्लॉयड दिखाई
दिखाया जाता है, एम्प्लॉयड ये खुद को कहते हैं या फिर सरकार भी इनको एम्प्लॉयड कहता है। लेकिन रियलिटी ये है कि उनकी जो इनकम है वो उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, जितना कि हमारा समाज में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनको जो इनकम है वो काफ़ी कम होता है जितना कि उनको मिलना चाहिए था उसके कंपैरिजन में। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है कि जो गरीब लोग हैं वो चाहे समाज की जो भी स्थिति हो, इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी हो, वो घर पर बैठ कर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार को पालना है, परिवार का ध्यान रखना है। इसलिए वो क्या करते हैं, जितना उनको सैलरी मिलता है, जितना पैसा मिलता है, उस पर वो जाकर काम करने लगते हैं और वो अपने आप को एक तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सेक्टर वाइज भी अलग अलग है। जैसे जो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफी देखने को मिलता है। मतलब कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या आ गया, खेती आ गया। खेती में क्या होता है कि कोई खेत है किसी परिवार का, तो उस परिवार के सारे लोग जाकर उस खेत के ऊपर काम करते हैं और वहां पर जरूरत नहीं है कि परिवार के सभी लोग काम करें, लेकिन वो लोग जाकर काम करते हैं और यहां पर एक तरीके से इसकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। और उससे क्या होता है कि पूरा परिवार उसी इनकम पर के लिए काम करता है, जो इनकम होता है उससे पूरा परिवार एक तरीके से अपना ख्याल रखता है। और ये जो आपका वर्क का शेयरिंग है फील्ड में, इससे अनएम्प्लॉयमेंट को एक तरीके से काफ़ी हल्का इसने कर दिया है। क्योंकि अगर वो लोगों के पास पूरा परिवार मिलकर काम नहीं करता और सभी लोग आकर शहरों में या फिर जॉब की तलाश करने लगते, तो ये आप एक तरीके से समाज में देखते कि बहुत बड़ी संख्या होती अनएम्प्लॉयमेंट की। लेकिन क्योंकि इस तरीके का सिचुएशन है कि लोग, एक परिवार के लोग खेती के ज़रिए या फिर फैमिली बिजनेस के ज़रिए अपना ख्याल रख रहे हैं, तो हमारे समाज पर जॉब के लिए उतना जोर नहीं पड़ रहा है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड तो दिखते हैं, लेकिन जो परिवार है, समाज है, उसमें पॉवर्टी खत्म नहीं होती है। और उससे क्या होता है, उससे बुरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आगे बात करें तो आगे अगर हम बात करें जो 3 सेक्टर हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट की, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। करीब देश की आधी जो जनता है, आधी जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप अगर देखें तो जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें जो पॉपुलेशन का डिपेंडेंस है, हमने बात किया कि भाई 50% लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ये कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है भाई? एक तो आपका जो आपका पहले का सिचुएशन हमने देखा कि पूरे परिवार के लोग एक जगह काम करते हैं, उसकी वजह से, या फिर और भी चीज़ें हो रही हैं कि जो लोग यहाँ पर काम करते थे पहले एग्रीकल्चर में, उसमें से बहुत सारे लोग अब छोड़कर जाकर सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सर्विस सेक्टर में जाकर अब काम कर रहे हैं। उससे भी आपके प्राइमरी सेक्टर के ऊपर लोड कम हो रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका शेयरिंग हो रहा है अलग अलग जो सेक्टर हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अब बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो काम करने लगे हैं, इन्वॉल्व होने लगे हैं। और यहाँ पर क्या है, इसके अलावा टर्शियरी सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज आ चुके हैं जहाँ पर धीरे धीरे लोगों का एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये जो स्टोरी है जो कि आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसमें आपको एक तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से किसी एक गांव में या फिर नॉर्मली हमारे समाज में किस तरीके से नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, नया काम होता है। अब यहाँ पर देखें तो मैं इस कहानी को शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर कहता है कि एक गांव है जिस गांव में कई सारे परिवार रहते थे, मतलब रहते हैं। तो यहाँ पर इस गांव के जो लोग हैं जो खेती करते हैं वो इतना खेती कर लेते थे, इतना उगा लेते थे कि भाई अपना ख्याल रख सकें, अपना घर की ज़रूरत को पूरा कर सके। हर परिवार जो है वो क्या करता था, अपने कपड़े खुद बनाता था और अपने बच्चे को खुद एजुकेट करता था, पढ़ाता लिखाता था। तो इस तरीके से जो परिवार है वो अपना, सारे परिवार अपना ध्यान रखते थे। अचानक क्या हुआ कि सारे परिवार में से एक परिवार ने क्या किया, अपने बच्चे को, अपने घर के एक बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में जाकर एडमिशन दिला दिया। अब एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन दिला दिया तो वो जो बच्चा है वो वहां पर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ गया और जब वो वापस आया तो उसने क्या किया, वो क्या हो गया, एग्रो इंजीनियरिंग उसने कर ली। और वो वापस आया तो उसने क्या किया, गांव में उसने कई सारी चीजें बनाई।
ऐसे प्लाव बनाया जिससे क्या हो, वीट का इल्ड बढ़ जाए, खेती बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उससे क्या हुआ, गांव में एक एग्रो इंजीनियरिंग का जॉब क्रिएट हुआ। अब वो जो लड़का पढ़कर आया है उसका सारा काम क्या है, उसका मेन काम है कि भाई वो खेती के ऊपर ध्यान दे, खेती के प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे। और इससे क्या हुआ, उसका जो फैमिली था वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो गया, ज़्यादा वो खेती करने लगा, जिससे कि ज़्यादा वो उगाने लगा अनाज, और वो जो भी बच गया उसके पास उसको जाकर मार्केट में बेचने लगा। इससे उनको क्या हुआ, उस परिवार को काफ़ी प्रॉफिट हुआ और सारे परिवार के लोग खुश हो गए। तो इस चीज़ को देखकर जो गांव के दूसरे परिवार के लोग थे उन्होंने क्या किया, गांव में मीटिंग बुलाया और मीटिंग में कहा कि भैया देखो, हम लोग भी क्या करेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक स्कूल खोलेंगे। पंचायत को कहकर गांव में एक स्कूल खुलवाया। जो पंचायत है उसने सरकार की मदद से क्या किया, स्कूल खोला और स्कूल के लिए टीचर को हायर किया गया पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और सारे बच्चे जो थे वो आपके क्या करने लगे, स्कूल जाने लगे, कि स्कूल में जाकर पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो परिवार थे, जितने भी गांव के परिवार थे, उन्होंने अपने घर की लड़कियों को टेलरिंग का काम सिखा दिया। और जो लड़कियां थी वो क्या करने लगी, कपड़े बनाने लगी। और ये कपड़े जो हैं वो एक तरीके से गांव के लोग खरीदने लगे और उसका इस्तेमाल करने लगे। और इससे क्या हुआ, टेलरिंग का भी जॉब क्रिएट हुआ, टेलर का भी जॉब हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो फार्मर्स थे, यहाँ पर जो फार्मर्स थे जो कि पहले अपना कपड़ा खुद बनाते थे, अपने बच्चों को खुद पढ़ाते थे, तो अब उनका जो सारा समय है वो समय बच गया। अब ये जो गांव के लोग थे जो कि पहले अपना समय बच्चों के पढ़ाई पर और कपड़े सिलने पर ध्यान देते थे, अब क्या करने लगे, अब करने लगे कि वो खेती पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। ज़्यादा खेती पर ध्यान देने लगे तो क्या हुआ, ज़्यादा अनाज उगा, ज़्यादा अनाज उगा तो क्या हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ अनाज बेचकर। तो इससे क्या हुआ कि गांव के लोग जो है वो धीरे धीरे अमीर होने लगे। और गांव में शुरुआत में क्या देखा था कि कोई जॉब वगैरह नहीं था, सारे लोग अपने काम करते थे। लेकिन अब कई सारे जॉब आ गए, जैसे कि टीचर का जॉब आ गया, टेलर का जॉब आ गया, एग्रो इंजीनियर का जॉब आ गया, और भी कई तरीके के जॉब आ गए। ये एक तरीके से आपको एग्जाम्पल था कि कैसे जॉब वगैरह क्रिएट होते हैं, जैसे कैसे जॉब वगैरह किए जाते हैं। ये आपको पूरे देश के लेवल पर भी अप्लाई हो सकता है, स्टेट पर भी अप्लाई हो सकता है, कहीं भी अप्लाई ये चीज़ हो सकता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। एक अलग से मैं वीडियो कर दूंगा जिसमें कि इस चैप्टर के जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको मैं डिस्कस कर दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह हैं सारे डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।